आप मुझे आज देख रहे हैं डीकेटी के चेंज मेकर सीरीज़ में, जिसमें हम आपको केस स्टडीज़ के हेल्प से किस तरह से जीएस के आंसर्स में हेल्प हो सकती है ये आपको बताना चाहते हैं। इस पद पे रहते हुए सिटीजन सेंट्रिक क्या क्या आपको किस किस प्रकार के काम करने का आपको मौका मिलता है, किस किस तरह से आप इनोवेटिवली लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो GS 3 में जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मेजर पार्ट है, उस पार्ट को केस स्टडीज़ के द्वारा और एग्जाम्पल्स के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। यूपीएससी की जर्नी के अंदर फाइनल पड़ाव आता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट, और इसकी एकदम सही तरीके से तैयारी करना ही आपको सफलता के पाथ पे आगे लेके जा सकता है। इसी के लिए स्लीपी क्लासेस लेके आया है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि पहले कदम से लेके आखिरी इंटरव्यू तक आपको सही दिशा दिखाने की कोशिश करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं एंड वहां पे जो एमिनेंट लोग बैठे होंगे, उनके क्वेश्चंस टैकल करने के लिए आपको एक सही प्रिपरेशन करना जरूरी है। एंड इसीलिए हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड है मॉक इंटरव्यूज, चाहे ये वर्चुअल फॉर्मेट में हो या इन पर्सन फॉर्मेट में हो, सूटिंग योर नीड्स with a very eminent panel consisting of top level bureaucrats as well as academicians. नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता। मैं 2019 बैच का महाराष्ट्र कैडर का IAS ऑफिसर हूं। अभी मैं धुले ज़िले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धुले इस पद पर कार्यरत हूं। आप मुझे आज देख रहे हैं डीकेटी के चेंज मेकर सीरीज़ में, जिसमें हम आपको केस स्टडीज़ के हेल्प से किस तरह से जीएस के आंसर्स में हेल्प हो सकती है ये आपको बताना चाहते हैं। मैं आपके साथ आज अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे यहाँ आने से पहले लगभग 25 महीने में गढ़चिरौली ज़िले में प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास विभाग और सहायक जिलाधिकारी, इन 2 पदों पर मैं कार्यरत था। उसमें जो मेरे अनुभव थे उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जो अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा वो है इशूइंग कास्ट सर्टिफिकेट्स ऑन ब्लॉकचेन। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, इस प्रोजेक्ट को हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट किया और इस प्रोजेक्ट के किस तरह से फ़ायदे हुए, इन 3 ही बातों पे हम आज बात करेंगे। तो शुरुआत हुई इस प्रोजेक्ट की जब मैं नासिक में था। जब मैं महाराष्ट्र कैडर में आया तो 1 साल के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए नासिक ज़िले में भेजा गया। जब मैं वहाँ पे था तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के ही हिस्से में एक वहाँ पे मुझे तहसीलदार बागलान इस पद पे भेजा गया कुछ तकरीबन 6 हफ्तों के लिए। जब मैं वहाँ पे था तो कुछ एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो कुछ 25 से 30 किसान मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आए, और वो सभी आदिवासी किसान थे। तो जब मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझे बोला कि सर, हम बहुत सालों से इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी एक तकरार है, वो तकरार किसी फॉर्मर MLA के अगेंस्ट है और हमें हमारी ज़मीन उनसे वापस चाहिए। तो क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स MLA के अगेंस्ट कंप्लेंट थी, तो मुझे लगा कि इसको और संवेदनशीलता से मुझे हैंडल करना चाहिए। तो इसको हैंडल करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन आदिवासी किसानों की तकरार एकदम सही थी। वाकई में हुआ ये था कि जो हमारे एक्स MLA थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ सालों पहले एक अपना फेक कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया था, जिसके अंदर उन्होंने अपने आप को शेड्यूल ट्राइब करके दिखाया था। और बिकॉज़ आप सभी को पता ही होगा कि हमारे देश में शेड्यूल ट्राइब की जो ज़मीन होती है उसके संदर्भ में हमारे थोड़े और स्ट्रिक्ट कानून हैं, जिनकी वजह से उनकी लैंड का ट्रांजैक्शन करने के लिए अगर आप खुद ST होते हैं तो आपके लिए वो थोड़े से आसान हो जाते हैं। तो इसी कारण से जो हमारे फॉर्मल MLA थे, उन्होंने अपने आप के लिए एक फेक कास्ट सर्टिफिकेट बना के उन्होंने तकरीबन 50 से 60 जो किसान थे उनकी ज़मीन उनसे ख़रीद ली थी। और जब ये जो पूरा मामला था ये कलेक्टर ऑफिस से लेके कोर्ट तक गया, पूरा सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो वहाँ पे फाइनली डिसीजन हुआ कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फेक है और एक्चुअली में वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग नहीं करते हैं। एस्पिरेंट्स के लिए एक जो दूसरा केस स्टडी है जो मैं आज जिसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करना चाहता हूँ, वो है न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड ट्रेसेबिलिटी थ्रू यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये प्रोजेक्ट क्या है और ये मैंने क्यों बनाया और इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, इसके बारे में थोड़ी बात मैं आप सबसे करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं गढ़चिरौली गया तो वहाँ पे मुझे 2 ऑफिस का चार्ज दिया गया। दूसरा एक ऑफिस था SDM ऑफिस, जिसको हम असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट पे जहाँ पे मैं था, और दूसरा ऑफिस था प्रकल्प कार्यालय, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोजेक्ट ऑफिस फॉर इंटीग्रेटिव ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भामरागढ़।
जो प्रोजेक्ट ऑफिस था उसके अंडर बाकी सारा गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट हम लोग करते थे, लेकिन साथ ही में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा कहीं ना कहीं था वो था हमारे प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 8 गवर्नमेंट के आश्रम स्कूल्स थे, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स थे ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, जिसका ओवरऑल फंक्शनिंग हम सुपरवाइज करते थे। तो इसी के दौरान काफ़ी बार मेरा स्कूल में आना जाना लगा रहता था। तो मेरा जहाँ पे एसडीएम ऑफिस था एटापल्ली तालुका में, वहाँ पे तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक तोरसा करके एक हमारा गर्ल्स का गवर्नमेंट आश्रम स्कूल था। तो आदिवासी क्षेत्र में प्रोजेक्ट ऑफिसर का काम करते हुए उन 8 आश्रम स्कूल्स में जो मेरे कार्य क्षेत्र में थी, वहाँ पे उनके खाने के रिलेटेड, उनके पढ़ने के रिलेटेड, उनके रहने के रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी जो गतिविधि होती थी उसको ओवरऑल सुपरविजन हमें करना पड़ता था। अब फॉर्चुनेटली आदिवासी स्कूल्स में महाराष्ट्र में बच्चों के रहन सहन के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों के खाने पीने के लिए किसी भी प्रकार के फंड की कोई शॉर्टेज नहीं है। तो उनको वहीं पे रहना होता है, उनको 3 टाइम का खाना दिया जाता है, उनको पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म वगैरह दी जाती है और रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी गवर्नमेंट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो इसी पूरे काम को देखते हुए मैं काफ़ी बार स्कूल्स में जाता रहता था। और जब एक बार मैं अपने एसडीएम ऑफिस से एटापल्ली तालुका में 5 किलोमीटर दूर तोरसा, जो हमारा गर्ल्स का गवर्नमेंट आश्रम स्कूल था, जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने सडनली बच्चियों से जब मैं बात कर रहा था तो सडनली मेरे नज़र में ऐसा आया कि कहीं ना कहीं बच्चियाँ कमज़ोर लग रही थी, उनका न्यूट्रिशन थोड़ा कमज़ोर नज़र आया मुझे ऐसे ही बाहर से देखते हुए। तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली जब आप सोचेंगे तो पोषण के बारे में, जब हमारा बच्चा कुपोषित रहने के 2 ही कारण हो सकते हैं। एक कि उसको सही मात्रा में सही कॉम्बिनेशन का पोषण नहीं मिल रहा है, और दूसरा उसको खाने की क्वांटिटी सही नहीं मिल रही है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में, खाने की क्वांटिटी कम होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के डिफाइंड नॉर्म्स थे जिसके द्वारा बच्चों को खाना दिया जा रहा था, और जो हमारा मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी इंश्योर करने के लिए मेन्यू गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी रिसर्च करके डिज़ाइन किया गया था। तो दोनों ही कारण के होते हुए, दोनों ही चीज़ों के होते हुए ये कारण किसी भी तरह से मेरे जहन में ठीक नहीं बैठ रहा था कि हमारी बच्चियाँ, हमारे जो आश्रमशाला के बच्चे हैं वो कमज़ोर होने चाहिए। तो इसको सोचते हुए मुझे लगा कि शायद मुझे इसके थोड़ा पीछे और डेप्थ में जाना चाहिए। तो डेप्थ में जाते हुए मैंने फाइनली ये रियलाइज़ किया कि चलिए एक बार इनका BMI करवाते हैं। तो जब हमने उनका BMI बॉडी मास इंडेक्स जब निकाला तो उसके हिसाब से हमारे सामने ऐसा आया कि तकरीबन 222 जो हमारे गर्ल स्टूडेंट्स थे तोरसा आश्रम स्कूल में, उसमें तकरीबन 61 ऐसी बच्चियां थी जो कुपोषित थी किसी ना किसी प्रकार से। और वो एक बहुत ही बड़ा नंबर था हमारे लिए, बिकॉज जैसा मैं बता रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की फंड शॉर्टेज नहीं है, किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स में कम क्वालिटी का सामान दिया जाए, ऐसा किसी भी प्रकार का काम हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो उसके मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़े और डेप्थ में जाना चाहिए, और फिर से इस काम को करते हुए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से मुझे टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना चाहिए। क्योंकि मुझे ये चीज़ हमेशा लगती है कि मिड डे मील, ये जो हम आश्रम स्कूल में बच्चों को खाना खिला रहे हैं, ये मिड डे मील का ही एक एक्सपेंडेड वर्जन है। तो कहीं ना कहीं जो मिड डे मील गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है बहुत सालों से, तकरीबन 20 साल से हम ये मिड डे मील जो दे रहे हैं, इसको क्वालिटी इंश्योर करने का कहीं ना कहीं मैन मेड सोल्यूशन ना होते हुए एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन ही ड्यूरेबल हो सकता है, सक्षम हो सकता है, सस्टेनेबल हो सकता है। तो लोगों से बात करते करते एक समय पे मैं फीडिंग इंडिया बाय जोमेटो इनके टच में आया, और जब मैं उनसे बात करने लगा कि किस तरह से इस प्रॉब्लम का टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तो उन्होंने मुझे एक स्टार्टअप के बारे में बताया जिसका नाम था उद्योग यंत्र। उद्योग यंत्र से जब हमने इस प्रॉब्लम के बारे में बात की तो उन्होंने हमें बताया कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर एक प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया था, जिसके अंदर एक मशीन हमें स्कूल में सेटअप करनी थी। और वो मशीन को सेटअप करने के बाद में जो बच्चे थे, जो खाना बच्चे खा रहे हैं, उनका बच्चे को प्लेट में खाना लेने के बाद में उस मशीन के सामने जाके खड़ा होना है। वो मशीन उस बच्चे के उस प्लेट के साथ खड़े होने के बाद 3 चीज़ें करती थी। पहला, वो बच्चे की अटेंडेंस ले लेती थी, जैसे उसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ था जिससे पता चलता था कि वही बच्चा खाना खा रहा है कि नहीं। तो हम इंश्योर कर पा रहे थे कि बच्चे का मील्स के संदर्भ में जो अटेंडेंस का इशू था वो हम सॉल्व कर पा रहे थे। दूसरा, जब वो प्लेट वहाँ पे रखी जाती थी तो वहाँ पे एक टेम्परेचर लेने का एक मैकेनिज्म था, जिससे खाना बच्चे को गर्म मिल रहा है कि ठंडा मिल रहा है ये हम इंश्योर कर पा रहे थे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो खाने की फ़ोटो लेता था, जिसके बेसिस पे हमें 2 चीज़ें पता चलती थी। एक कि हमने जो मेन्यू प्रिस्क्राइब किया है बच्चों के लिए उस स्कूल में, उस मेन्यू का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। और वो मेन्यू कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन्यू कंप्लाई होगा उसके बाद ही जो न्यूट्रिएंट्स बच्चों को मिलने चाहिए
जिस मात्रा में मिलने चाहिए उस मात्रा में मिल पाएंगे। और दूसरा ये कि जिस क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिलना चाहिए और जिस क्वालिटी के साथ मिलना चाहिए, उदाहरण के स्वरूप में अगर दाल में पानी ज़्यादा है तो वो फ़ोटो उसको कैप्चर कर लेगी, और फोटो कैप्चर करने के बाद में मशीन हमें बताएगी कि दिस वाज नॉट ऑफ अप्रोप्रिएट क्वालिटी, मतलब दाल की क्वालिटी में कमतरता थी और कहीं ना कहीं उसको सुधारने की आवश्यकता है। सो इस तरह से उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, ऐसा स्टार्टअप के द्वारा हमें पता चला, और हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट हो सकता है। उसको हमें पायलट बेसिस पे कहीं ना कहीं एक स्कूल में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और उसके लिए हमने फिर से वही जो मैंने बताया जहाँ पे हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था तोरसा स्कूल में इम्प्लीमेंट करने का हमने निर्णय लिया। तो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग पूरी तरह से जोमेटो ने की, और हमने जब इस प्रोजेक्ट को फाइनली, जिस मशीन को फाइनली जब हम अपने स्कूल में लेके आए, तो कुछ चीज़ें हमें इसके लिए करनी पड़ी, क्योंकि ये फ़ोटो बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम रन करने वाला प्रोजेक्ट था। तो फ़ोटोज़ के थ्रू इस डेटा को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी था। इसको अगर मैं थोड़े और समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली एक जो मशीन थी उसको हमने तकरीबन 15 दिन के लिए 2000 के आसपास फ़ोटोज़ प्रोवाइड किए, जिसके अंदर बच्चों के द्वारा प्लेट में जो भी खाना दिया जा रहा था उसके बहुत अलग अलग टाइप के हमने फ़ोटोज़ खींचे, और वो मशीन को हमने एक्सटर्नली प्रोवाइड किए। और उसमें हमने मशीन को ये भी बताया कि ये खाना अच्छा है और ये खाना अच्छा नहीं है, ये दाल अच्छी है, दाल अच्छी नहीं है, दाल का कलर येलो होता है, ब्लैक नहीं होता है, रोटी इस तरह से होती है, रोटी में इस तरह से ब्लैक स्पॉट नहीं होने चाहिए, चावल इतना होता है, इतनी क्वांटिटी में होता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स हमने मशीन को एक्सटर्नली बताए। मशीन ने वो पैरामीटर से एक एल्गोरिदम अपने आप डेवलप किया, और उससे वो सीख के जब हमने फाइनली इसको इम्प्लीमेंट किया, तो जो हर बार एक नई फ़ोटो मशीन के सामने आ रही थी, उसके बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से मशीन ही आइडेंटिफाई कर पा रही थी कि क्या वो क्वांटिटी सफिशिएंट है कि नहीं, क्या वो क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, क्या मेन्यू कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। जो सामान दिया जा रहा है उसको मशीन वहीं पे आइडेंटिफाई करके हमें वहीं पे दिखा दे रहा था कि ये केला है, ये अंडा है, ये चावल है, ये दाल है, ये सब्ज़ी है, ये क्या है। तो आइटम आइडेंटिफिकेशन वॉज ऑल्सो इम्प्रूविंग, एंड ओवरऑल एक्यूरेसी जो हमें मिली ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद वो थी तकरीबन 94%। तो 94% द टाइम्स मशीन करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहा था कि आइटम कौन सा है, आइटम की क्वांटिटी क्या है और आइटम की क्वालिटी कैसी है। साथ ही साथ हमें टेम्परेचर भी मिल रहा था और बच्चे का कंप्यूटराइज अटेंडेंस भी मिल रहा था, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें इंश्योर कर पा रहे थे। और ये सब डेटा जो हमने स्कूल पे कलेक्ट किया, हर दिन हर मील पे जो ये डेटा कलेक्ट हो रहा था, वो डेटा ओवरऑल एनालाइज होके एक ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक डैशबोर्ड पे प्रोवाइड किया जा रहा था, जिस डैशबोर्ड का एक्सेस 3 ही लोगों के पास था, एक मैं, एक हमारे असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर और एक हमारे हेड मास्टर ऑफ द स्कूल। वो 3 ऐसे लोग थे जो किसी भी समय ये डेटा एनालाइज कर पा रहे थे, और इसको हर एक पिक्चर को हम लोग व्यू कर पा रहे थे, जिससे हमें पता चल रहा था कि वो खाना जो दिया जा रहा है बच्चों को वो किस क्वालिटी का है और किस क्वांटिटी का है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम बहुत तरह की कैटेगराइजेशन हमने इनिशियली ही कर दिया था। तो जब भी ऐसा होता था कि मान लीजिए बच्चे को मेन्यू में केला प्रोवाइड करना है, अगर केला उस मेन्यू में प्रोवाइड नहीं किया गया, अगर केला इज़ मिसिंग, मेन्यू के हिसाब से केला दिया जाना चाहिए बट केला अगर नहीं दिया गया है, तो द मशीन उस चीज़ को फ्लैग कर देगा, और वो मेरी डैशबोर्ड पे फ्लैग के रेड अलर्ट की तरह मुझे दिखाई देगा कि आज इस स्कूल में बच्चों को इस मील में बनाना प्रोवाइड नहीं किया गया है, सो सम कोर्स करेक्शन नीड्स टू बी डन। या फिर मान लीजिए कि ऐसा हो कि बनाना प्रोवाइड किया गया या फिर एग प्रोवाइड किया गया बट एग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मशीन फिर से उस चीज़ को फ्लैग कर देगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आज इस स्कूल में जो अंडा दिया गया है वो अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो लेकिन इस प्रोजेक्ट को जब हम इम्प्लीमेंट करने गए तो हमें मालूम था कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो बहुत ही दुर्गम भाग है, वहाँ पे एकदम से अगर हमने बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इस तरह का करने की कोशिश की, अगर हमने बहुत ज़्यादा पीनल प्रोसीजर करने की कोशिश की, तो शायद हमें इम्प्लीमेंट करने का मौका भी ना मिले, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ जो इम्प्लीमेंटेशन था वो कहीं ना कहीं उस स्कूल पे निर्भर था जहाँ पे हम ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। हालांकि जब हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो उद्योग यंत्र की तरफ से एक परमानेंट रिसोर्स पर्सन वहाँ पे स्टेशन किया गया तकरीबन 3 महीने के लिए, ताकि किसी न किसी प्रकार की एक हैंड होल्डिंग हमारे स्कूल स्टाफ की हो पाए, जो कि बाद में इस प्रोजेक्ट को अपने स्तर पे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो उस प्रोजेक्ट के लिए लेकिन मैंने पहले से ही अपने स्कूल के जो स्टाफ था उनका जब मैंने ब्रीफिंग लिया, उनका जब मैंने थोड़ा सा उनके साथ जब बातचीत करने की कोशिश की, तो मैंने उनको बहुत क्लियरली बताया कि हमें कर रहे हैं, बट आप निश्चिंत रहिए कि इस पर किसी भी प्रकार का पीनल एक्शन हम किसी पे नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं
कि हमारे बच्चों के जो न्यूट्रिशन बास्केट है, जो न्यूट्रिएंट बास्केट है, उसमें क्या कम पड़ रहा है और उसका कारण क्या है और उसको किस तरह से हम उसको सुधार सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को जब हमने तकरीबन इसको जब हमने दिसंबर 2022 में जब इस प्रोजेक्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद डेली उस डेटा का डैशबोर्ड पे जब फॉलोअप मैं करता था तो मुझे दिखता था कि अपने आप तकरीबन 1 महीने के अंदर जो बनाना की क्वालिटी थी, जो पहले बहुत ख़राब थी, जिसमें ब्लैक स्पॉट्स पाए जाते थे, वो ब्लैक स्पॉट्स हट गए और बनाने की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। वैसे ही एग क्वालिटी इंप्रूव हो गई। दाल में पानी ज़्यादा दिख रहा था तो पानी कम होकर क्वालिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो गई। बच्चों को मेन्यू कंप्लायंस इंप्रूव होने लगा। बच्चों के अंदर जिस क्वांटिटी में खाना दिया जा रहा था वो क्वांटिटी इंप्रूव होने लगी। और ये सब कुछ अपने आप होने लगा क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो हमारे सप्लायर थे, जो हमें राशन सप्लाई करते थे स्कूल में, उन दोनों को ये बात समझ में आई कि ये डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब अब किसी न किसी प्रकार की मॉनिटरिंग है और आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हमें जवाब देना पड़ सकता है। तो उसको सिर्फ जस्ट बिकॉज हमने उस मशीन को इम्प्लीमेंट किया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने आप रिजल्ट्स हमें दिखने लगे। और वो जो हमारे 61 हमारी बच्चियाँ ऐसी थी जो फिर अंडर नरिश थी किसी न किसी प्रकार से, उनके न्यूट्रिशन में इमीडिएटली हमें तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर हमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। और काफ़ी बच्चियाँ उसमें से नॉर्मल अंडरवेट थी, तो अंडरवेट से बच्चियाँ हमारी नॉर्मल कैटेगरी में आने लगी। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था हमारे लिए, क्योंकि इसमें हमने अगेन इस प्रोजेक्ट को भी फाइनली मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज काफ़ी ज़्यादा मिला एक समय पे आके। तो बहुत लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि क्या तुम खुश हो कि बच्चों को खाना लेने के बाद में मशीन के सामने जाके खड़ा होना पड़ता है, उनको खाना खाने के लिए वेट करना पड़ता है? तो मेरा जवाब था नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करने के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ती है। और शायद मुझे लगता है ये शुरुआत बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब हमने ये शुरुआत की तो इतने लोगों को इसके बारे में पता चला, इतने लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हुआ कि मिड डे मील को मॉनिटर करने की आवश्यकता है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इसका एक पोटेंशियल सोल्यूशन हमें मिल सकता है। हालांकि मैं जो लोगों ने ऑब्जेक्शंस रेज किए उनसे कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ। तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट जो इनोवेशन पे जिस पे हम काम कर रहे हैं वो ऐसा इनोवेशन है जिसके अंदर एक हैंड हेल्ड डिवाइस के द्वारा जब बच्चों का खाना बन रहा है, या फिर एक सैंपल के तौर पे जब बच्चे खाना खा रहे हैं, तो वहीं पे एक हैंड हेल्ड डिवाइस से या फिर एक मोबाइल ऐप के द्वारा ही वो फ़ोटो खींची जा सके, और वो फ़ोटो खींच के उसका एनालिसिस अपने आप एल्गोरिदम के बेसिस पे हम कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हमें देखने को मिला एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी और एग्जांपल हो सकता है कि GS3 में फिर से, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि आप चैट GPT के बारे में पढ़ते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जा रहा है आज की दुनिया में वो यही पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से नौकरी हैं जो आज के आने वाले 3 से 4 साल में ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जो मशीन अपने आप कर देगा। क्या एक IAS ऑफिसर की नौकरी भी मशीन के द्वारा ख़त्म की जा सकती है? क्या सिविल सर्वेंट्स का रोल एडमिनिस्ट्रेशन में, सोसाइटी में कम हो जाएगा बिकॉज टेक्नोलॉजी वो रोल ले लेगा? कहीं ना कहीं इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए क्योंकि हाँ, आज ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद करते हैं, जो ह्यूमन इंटरफेस के द्वारा की जा रही हैं, जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी कर देगा। लेकिन इसका जवाब ना इसलिए, और सबसे महत्वपूर्ण तरीके से ना इसलिए, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को टेक्नोलॉजी के साथ कन्वर्ट करते हुए अगर हम आगे चले, तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ आ सकते हैं, या टेक्नोलॉजी की वजह से जो लोगों के लिए सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, उसमें हमें एक लीप फ्रॉग करके वी कैन टेक द लीड इन इंश्योरिंग गवर्नेंस इन दोज एरियाज, एंड वी कैन इंश्योर कि किसी न किसी तरह से टेक्नोलॉजी को और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में रखते हुए हम एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल लोगों के सामने ले जा सकेंगे। इन 2 प्रोजेक्ट को अगर आप देखेंगे तो GS3 में जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मेजर पार्ट है, उस पार्ट को केस स्टडीज़ के द्वारा और एग्जाम्पल्स के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी एक विचार किया जा सकता है कि ये जो 2 प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए, इसके अलावा बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देश में रोज़ हो रहे हैं, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो और आप उनसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ये सोचिए कि कुछ समय के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जो मेंस की आंसर शीट होंगी वो भी शायद मशीन द्वारा चेक की जा रही हो। तो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा है, बिकॉज एस्पिरेंट्स का कहीं ना कहीं शिकायत रहती है कि
हमें नंबर कितने मिलते हैं किसी एक आंसर में, वो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि चेक कौन कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बात सही भी हो सकती है, बिकॉज सब्जेक्टिविटी थोड़ी तो है, लेकिन जब अगर मशीन चेक करेगी तो उसके बाद आपको अच्छा लगेगा या बुरा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा एक्सपेरिमेंट स्कूल एग्ज़ाम्स में राजस्थान में ऑलरेडी किया जा चुका है। तो इट इज़ नॉट अ लॉन्ग शॉट कि यूपीएससी की आंसर शीट भी मशीन के द्वारा बहुत जल्दी, सब्जेक्टिव आंसर शीट भी मशीन के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो सकता है चेक हो सके। कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल यूज़ केस जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि सिर्फ हम कास्ट सर्टिफिकेट तक सीमित ना रहते हुए, हो सकता है कि जो हमारे इतने लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में इतने जो मल्टीट्यूड ऑफ इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं लैंड रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पे लाके फुल प्रूफ करने के बारे में बात की जाए। और अगेन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे और स्पेशली बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी डिलिब्रेशंस, पायलट्स ऑलरेडी रन किए जा रहे हैं। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा स्कोप है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका, जिनके द्वारा आप अपने जीवन में और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ सीख सकते हैं और कहीं ना कहीं इसी तरह से अपने आसपास की दुनिया को समझ के उसको एग्जाम्पल या केस स्टडी के द्वारा अपने आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, खासकर GS3 के आंसर्स में। तो आज मैंने आपको अपने दो प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड हैं। और गढ़चिरौली ज़िले में काम करते हुए मुझे और भी बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कई प्रोजेक्ट के साथ काम करने का मौका मिला, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं IAS ऑफिसर होने की एक सच्ची पहचान है। जैसे कि गढ़चिरौली के भामरागढ़ ब्लॉक में बाइक एम्बुलेंस चालू करने का मुझे सौभाग्य मिला। वैसे ही हमने तकरीबन गढ़चिरौली पूरे ज़िले के तकरीबन 16 आश्रम स्कूल के लिए हमने मोबाइल साइंस लेबोरेटरी का एक नया इनोवेशन किया था। और भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो कहीं ना कहीं हमने गढ़चिरौली ज़िले के लोगों के लिए मैं जब वहाँ पे था तो मुझे करने का मौका मिला। तो आज मैं आप सब एस्पिरेंट से अपने ये दो एग्जांपल्स इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो एस्पिरेंट्स हैं उनको उनके एग्ज़ाम्स की जर्नी में हेल्प हो। बट साथ ही साथ मैं शायद ये भी बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक IAS ऑफिसर की ज़िंदगी क्या होती है और एक IAS ऑफिसर की ज़िंदगी में क्या एक्चुअल महत्वपूर्ण है। IAS ऑफिसर की ज़िंदगी में लबासना में क्या होता है, या फिर DM की गाड़ी कैसी होती है, या फिर उसका घर कैसे होता है, ये शायद इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस पद पे रहते हुए जो आप अलग अलग जवाबदारी जो आप हैंडल करते हो, इसके बाद आपको क्या क्या महत्वपूर्ण लोगों के हित के लिए सिटीज़न सेंट्रिक क्या क्या आपको किस किस प्रकार के काम करने का आपको मौका मिलता है, किस किस तरह से आप इनोवेटिवली लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरह से एक चैलेंजिंग येट फ्रूटफुल लाइफ एक IAS ऑफिसर होते हुए आप जी सकते हैं। इसके बारे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की ज़रूरत थी। तो मुझे लगा आज शायद मैं आप लोगों से इस बारे में बात कर सकता हूँ और इसी तरह से मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई रियली होप दैट इट हेल्प्स एस्पिरेंट्स नॉट जस्ट इन क्लियरिंग द एग्जाम्स but also in living a fruitful life once they crack the examination and find themselves amongst fellow officers. मेरे साथ और भी जुड़े रहने के लिए, मुझसे बात करने के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।